अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम JK SSB एग्ज़ाम्स अड्डा की तरफ से एक एक और MCQ लेक्चर लेकर आ रहे हैं जो जियोग्राफी पे हैं और जिस पे हमने फोकस रखा है एटमॉस्फेयर पे। यानी कि जो जियोग्राफी का एटमॉस्फेयर टॉपिक है उस पे हमने फोकस रखा है और इससे हमने आज MCQs चूज़ किए हैं जो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिनकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको हर किस्म की अपडेट पहुंचते रहे। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड। हम मौजूद लिखा है यहाँ, तो हम इस मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा यहाँ, आप ये फॉग है, एजेंट्स ऑफ फॉग, क्योंकि यहाँ हम मिस प्रिंट हुआ है फॉग, इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा है यहाँ। ये है क्वेश्चन, एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि द एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड, यानी कि जो फॉग फॉर्मेशन है इसमें क्या नहीं आता है। क्या हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी फॉर्मेशन में नहीं है, इसका एजेंट नहीं है। डायरेनल टेम्परेचर ऑफ शॉर्ट रेंजेस ये नहीं है। विंटर सीजन नहीं है, या रैपिड रेडिएशन है। या अगर हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एजेंट नहीं है फॉग फॉर्मेशन का। हमें अगर पता है कि फॉग फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, यानी फॉग फॉर्मेशन के एजेंट्स या फॉग फॉर्मेशन में क्या क्या है, रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है, तो फिर इस इजली हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, डायरेनल है, विंटर सीजन है, या रैपिड रेडिएशन है, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है डायरेनल टेम्परेचर ऑफ शॉर्ट रेंजेस, क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जो फॉग फॉर्मेशन का एजेंट नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट द एजेंट ऑफ वन ऑफ द एजेंट्स ऑफ द फॉग फॉर्मेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। अगर हम यहाँ एक सोल्यूशन में हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया है कि जो एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड डायरेनल टेम्परेचर ऑफ शॉर्ट रेंज। क्यों? क्योंकि डायरेनल टेम्परेचर जो टेम्परेचर रेंज जो है, इट इज़ डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। यानी कि जो डेली टेम्परेचर होता है, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर डेली का डेली मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस डेली मिनिमम टेम्परेचर, उसे हम उसकी डिफरेंस को हम डायरेनल टेम्परेचर रेंज कहते हैं, विच डिस्क्राइब्स विद इन डे टेम्परेचर वेरिएबिलिटी एंड रिफ्लेक्ट्स वेदर स्टेबिलिटी। इससे हमें क्या पता चलता है कि डे में यानी जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है दिन की वो पता चलता है, और इसके साथ साथ वो वेदर स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Roaring 40s are the southern latitudes where westerlies are prevalent. Monsoons are local seasonal winds. Doldrum belt lies between 10 degree and north and south latitudes. Horse latitudes are found between trade winds and westerlies. अगर हम इसको देखेंगे कि जो रोरिंग 40s हैं, दे आर साउदर्न लैटिट्यूड्स वायर वेस्टर्लीज आर प्रिवेलेंट, ये करेक्ट है। मॉनसून्स आर लोकल विंड्स, इस पे हम देखेंगे। डोल्ड्रम लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। अगर हम यहाँ देखेंगे कि जो इंडिया है ये इक्वेटर है, ऊपर यहाँ अगर ये 10 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड है, यानी कि ये इक्वेटर है, यहाँ 10 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ नीचे अगर देखें वो 10 डिग्री साउथ आएगा। तो इसके दरमियान जो ये है, इनको जो ये बेल्ट है यहाँ है, डोल्ड्रम बेल्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शन डी देखेंगे कि हॉर्स लैटिट्यूड्स आर फाउंड बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज, ये भी करेक्ट है। इसमें जो इनकरेक्ट है वो है मॉनसून विंड्स, क्योंकि मॉनसून जो मॉनसून है, ये अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ सोल्यूशन में देखेंगे कि मॉनसून्स ऑफन एरोनसली आइडेंटिफाइड एज रेन स्टॉर्मस। क्यों? क्योंकि कॉमन हम सब जानते हैं कि मॉनसून जो है वो क्या है, वो एक बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है। मॉनसून विंड्स एक सीजनल होता है,
दे आर आइडेंटिफाइज एट रेन स्टॉर्म्स, दे आर एक्चुअली सीजनल विंड, क्योंकि वो सीजनल विंड होते हैं, क्योंकि वो हर ईयर होता है पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर पीरियड में, जो आफ्टर द मई के बाद जून जुलाई अगस्त है, इस मंथ जो पैटर्न होता है वो हर साल ये एक रहता है सीजनली। ए मॉनसून इज अ विंड इन लो लैटिट्यूड क्लाइमेट्स दैट सीजनली चेंज डायरेक्शंस बिटवीन द विंटर एंड समर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इवनिंग सन इज नॉट एज शॉर्ट एज मिड डे सन बिकॉज, यानी जो इवनिंग सन शॉर्ट नहीं होता है एज मिड डे सन, क्यों? इन द इवनिंग रेडिएशन ट्रेवल स्लोली, in the evening temperature of the sun decreases, ozone in atmosphere absorbs more light in the evening radiation travel larger distance through atmosphere। अगर हम इसकी करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, जो है ये एक इसका सबसे बेहतरीन रीज़न है, बेस्ट रीज़न है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस की। इवनिंग में जो रेडिएशंस हैं दे ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इवनिंग सन इज नॉट एज शॉर्ट एज द मिड डे सन बिकॉज in the evening radiations travel larger distance through atmosphere, light from the sun near the horizon passes through the thicker layers of air and covers a large distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes। यानी कि जो इवनिंग का टाइम होता है इसमें जो सन से जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसको लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ इवनिंग। हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। इस तरीके से जो उस लार्जर डिस्टेंस की वजह से जो लार्जर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इवनिंग, इस यही वजह है कि इवनिंग सन इज नॉट एज शॉर्ट एज मिड डे सन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे कंटेंट ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर। कंटेंट ऑफ वाटर जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए टेम्परेचर, इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज एज टेम्परेचर डिक्रीज, इधर इंक्रीज और डिक्रीज विद द टेम्परेचर इंक्रीज। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों? मैं इसका थोड़ा सा आपको सिंपल पॉइंट बताऊंगा कि डिक्रीजेस एज जो कंटेंट ऑफ वाटर सी है वो कम हो जाता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसका यह है कि जो एज आयर टेम्परेचर इंक्रीजेस, जितना आयर का टेम्परेचर जो बढ़ता है, आयर कैन होल्ड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज। ये इसका रीज़न है कि जितना ये आयर टेम्परेचर बढ़ता है उतना जो आयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड करता है, जिसकी वजह से जो कंटेंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर में रहता है वो डिक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने से। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, कंटेंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाए, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो तो ये कंटेंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर या ब्रायोस्फेयर। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि ऑप्शन बैरिस्फेयर जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है उसे कोर कहते हैं, क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल, फिर इसके बाद कोर। लेकिन जो कोर है उसी वही ब्रायोस्फेयर है, उसी यही इसका इनर मोस्ट लेयर है। इट इज़ अदरवाइज नोन एज नाइफ, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो निकल एंड फेरस, यानी जो आयरन प्रेजेंट होता है उसे हम नाइफ भी कहते हैं, NIFE नाइफ। ये इसका इनर मोस्ट कोर होता है वो ब्रायोस्फेयर या कोर जिसे हम कहेंगे, ये इसका ऑप्शन करेक्ट बनता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन फोर्स ड्राइविंग मूवमेंट ऑफ द विंड। यानी कि इनमें से जो फोर्स दिए हुए उनमें सबसे मैन फोर्स कौन है जिसकी वजह से विंड जो है वो ड्राइव करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक ऐसा विंड फोर्स है जिससे जो विंड की जो डायरेक्शन है या वो डिटरमाइन मूवमेंट है विंड की, वो इससे डिटरमाइन हो जाते हैं, किससे? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की, जिसे शॉर्ट में PGF कहते हैं। इंक्लूडिंग इट्स विंड इज द मूवमेंट ऑफ आयर अक्रॉस द अर्थ सरफेस एंड इज प्रोड्यूस बाय डिफरेंस इन आयर प्रेशर बिटवीन द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि जो विंड मूवमेंट हो जाती है ना अर्थ सरफेस पे, ये इस वजह से भी प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि जो बिकॉज ऑफ द आयर प्रेशर डिफरेंस, यानी आयर प्रेशर डिफरेंस जो डिफरेंट प्लेस के, इस डिफरेंस की वजह से विंड मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। कॉमन है इसमें, एनीमोमीटर हो, लेसीमीटर है, हाइड्रोमीटर है या साइकोमीटर। इसका ऑप्शन ए है जो करेक्ट ऑप्शन है।
एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इस साइक्रोमीटर से मेजर की जाती है। ये एक इसमें वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर अंडर कंसिडरेशन ली जाती है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है कि इज अ प्लैनेटरी विंड, इनमें से प्लैनेटरी विंड कौन है? मॉनसून है, लू है, वेस्टर्लीज है, टॉर्नेडोज है। प्लैनेटरी विंड इसमें ऑप्शन जो है सी है, वेस्टर्लीज एक प्लैनेटरी विंड है, ये करेक्शन ऑप्शन है। विंड इज ब्लोइंग थ्रू आउट द एयर फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर इज रेस्पॉन्स टू लैटिट्यूड डिफरेंस इन हायर प्रेशर इज कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स और प्रिवेलिंग विंड्स। यानी कि जो विंड्स ब्लो करते हैं, मूव करते हैं एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ इन रेस्पॉन्स लैटिट्यूड डिफरेंस की वजह से हायर प्रेशर, उसे हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं या प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉट विद टेम्परेट साइक्लोन, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन के साथ इनमें से क्या चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन मानसून जब आता है तो मानसून अपने साथ बरसात लेके आती है। इसी कहाँ क्वेश्चन है यहाँ की टेम्परेट साइक्लोन अपने साथ क्या लेके आती हैं? प्लीजेंट वेदर है, स्नोफॉल एंड हेल है, थंडर स्टॉर्म एंड टॉरेंशियल रेनफॉल है, माइल्ड रेनफॉल है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइल्ड रेनफॉल है, क्योंकि हल्की सी बारिश इसके साथ आ जाती है टेम्परेट साइक्लोन से। टेम्परेट साइक्लोन्स ब्रिंग अलॉन्ग विद द माइल्ड रेनफॉल, यहाँ इसमें जो माइल्ड हल्का सा हल्की सी बारिश हो आती है टेम्परेट साइक्लोन के साथ, क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन है उसे हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। ये आयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर के आयर मासेस जो होते हैं उनके इंडायरेक्शन की वजह से ये टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस आज की इस लेक्चर का, इसमें हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट्स आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट। फॉर एग्जांपल ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट्स हैं वो राइट डिफ्लेक्ट होते हैं। राइट मतलब यहाँ से अगर ये आए रहे तो यहाँ इसकी डायरेक्शन होती है राइट डायरेक्शन। वो किस वजह से हो? सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स, साइक्लोनिक स्टॉर्म, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है जो वो कॉरियोलिस फोर्स है, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसकी डायरेक्शन डिफरेंट राइट हो जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। द फोर्स कॉरियोलिस फोर्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स एंड ओशन करंट टू डिफ्लेक्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंड्स एंड करंट्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट, इन द साउदर्न दे आर डिफ्लेक्ट टू लेफ्ट। यहाँ अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या इस तरफ उनकी डायरेक्शन होती है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में उनके लेफ्ट साइड यहाँ से इस तरफ देख से वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं करंट्स और विंड की डायरेक्शन। ये थे आज के 10 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर के रिलेटेड हमने चूज़ किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मज़ीद लेक्चर्स या MCQ सीरीज़ के लिए आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।